अच्छा जी बच्चों, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये चैट बॉक्स में लिखना है जो लिखना होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मेरे पावर पॉइंट को कोई मसला अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एसोफेगस एंड इट्स कॉमन डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। ओके, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एज यू नो के एमसीक्यूज कोई आएंगे तो आएंगे, ठीक है। जो एससीक्यूज वगैरह हैं वो कॉमन डिसऑर्डर्स वगैरह में से आएंगे तो आएंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद एनाटॉमी, इसके अंदर जो सबसे पहले तुम्हें एमसीक्यू आएगा वो इस तरह आएगा कि एसोफेगस के अंदर कितनी कंस्ट्रिक्शंस होती हैं नॉर्मली फिजियोलॉजिकली। तो उसका तुमने आंसर देना है कि भाई उसके अंदर 3 कंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ वो इसको इस तरह पूछ लेंगे कि ये कंस्ट्रक्शंस होती किधर किधर हैं। तो उसके अंदर 3 है, तो इसके अंदर नंबर 1 अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, नंबर 2 मिडिल के अंदर जहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट मेन ब्रोंकोसिस को क्रॉस करती है वो, और नंबर 3 जहाँ पे डायफ्राम या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। तो ये 3 है। तो वो आपसे यहाँ ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से हैं, और दे माइट आस्क यू कि भाई इसकी जो सेंटीमीटर वाइज या एडजेसेंट टू व्हाट। तो अगर हम सेंटीमीटर वाइज बात करेंगे तो 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द अपर इंसाइजर पे पहली कंस्ट्रक्शन है, 25 सेंटीमीटर्स पे दूसरी है, 40 सेंटीमीटर्स पे तीसरी है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर किसके सामने, तो ये क्योंकि पूरे एसोफेगस की पोस्टीरियरली वर्टेब्रे रन कर रहे हैं, तो हमने उसको वर्टेब्रे के साथ जो है कंपेयर कर लिया हुआ है कि भाई कौन से वर्टेब्रे के सामने कौन सी कंस्ट्रक्शन है। तो C6 के आगे पहली है, T4 के आगे दूसरी है, और T10 के आगे तीसरी है। इसको रट्टा है, याद करना पड़ेगा। और मैंने इसको जब याद किया था तो ऐसे याद किया था कि 15 जमा 25 इज इक्वल टू 40। पहली 15 पे, दूसरी 25 पे और तीसरी 40 पे। तो 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। तो ये इसको एक तरीका रट्टा लगाने का ये है। तो अच्छा, इसके अंदर आप लोग किताब में अगर देखोगे तो कभी कभी ये भी आता है कि एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर्स पे दूसरी कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आर्च ऑफ एओर्टा थोड़ी ऊपर है, ब्रोंकस थोड़ी नीचे है, तो 22 पे है, 24 पे है, लेकिन उसके ऊपर इतना खपने की जरूरत नहीं है, बस तुमने 25 ही याद रखना है और इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। और तीसरी चीज वो ये पूछ सकते हैं कि जो सेकंड इसकी कंस्ट्रक्शन है तो वो क्यों बनती है। पहली बन गई अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, तीसरी बन गई लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो आपको दूसरी जो बीच में वो बस याद रखना है कि आर्च ऑफ एओर्टा उसको क्रॉस कर रहा है और लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस, वो इसलिए, ठीक है। तो ये इंसाइजर टीथ जो लिखा हुआ है ये अपर इंसाइजर है, लोअर नहीं है। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज सही आ रही है मेरी? चेक करें दोबारा। जी सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है। चलो बस ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, अच्छा, इसकी 4 लेयर्स हैं बस, ठीक है। वो तुम्हें पता है, मसल्स होते हैं वो भी तुम्हें पता है, उसको इतना कोई सिर खपाने की जरूरत नहीं है। इसके 2 एसोफेजियल स्फिंक्टर्स होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है, वो भी पता ही है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं कह रहा था कि आर्च ऑफ एओर्टा थोड़ा सा ऊपर है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। तो कुछ किताबों में आप पढ़ोगे कि 22.5 है, 23.5 है, 24.5 है, उसको इतना बॉदर नहीं करना, 25 सेंटीमीटर को याद रखना है, 25 सेंटीमीटर पे सेकंड वाली होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एसोफेगस के अंदर हमने क्या किया? एसोफेगस के अंदर हमने ये करना है कि हमने खाना वहां पे भेजना है। जो मैंने खाया पिया उसको ओरल कैविटी में चू होके उसने एसोफेगस में जाना है। तो इसको हम कहते हैं क्या है, स्वॉलो। स्वॉलो करने के आपके जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले आपने लुकमा मुंह में रखा, उसको चबाया, आपके सलाइवा ने उसको लुब्रिकेट किया,
लुब्रिकेट करके ज़बान में उसको पीछे पुश किया इनटू दी ओरोफैरिंक्स। जब वो ओरोफैरिंक्स में चला गया तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो पीछे चिपकता जाके पोस्टीरियोफ्रेंजियल वॉल को, वहां से वो नेसोफैरिंक्स का रास्ता बंद करते हैं ताकि खाना ऊपर ना चला जाए नाक में, ठीक है। ओरोफैरिंक्स से फिर उसके पास एक ही रास्ता रहता है, यहाँ नीचे लैरिंक्स में जाएगा या नीचे हाइपोफैरिंक्स में जाएगा नीचे, ऊपर नेसोफैरिंक्स का रास्ता बंद हो गया। तो अब यहाँ लैरिंक्स में जाना है उसने, नीचे यहाँ हाइपोफैरिंक्स में जाना है। तो लैरिंक्स को हमने फिर कैसे बंद किया, अल्लाह मियां ने उसके अंदर लैरिंक्स गोस अपवर्ड्स, ऊपर को जाते हैं अपने थायराइड कार्टिलेज को अगर पकड़ो और अपना सलाइवा स्वॉलो करो तो तुम्हें फील होगा कि थायराइड कार्टिलेज ऊपर को मूव किया स्वॉलो करते हैं, ठीक है। तो योर लैरिंक्स जो है वो रेज होता है और आपके ट्रू एंड फॉल्स को वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं और एपिग्लॉटिस जो है वो बंद होता है ताकि खाना लैरिंक्स में ना चला जाए। तो इस वजह से लैरिंक्स की बजाय सिर्फ एक जगह उसके पास रहती है जाने की, और वो है आपका हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स के साथ आपका एसोफेगस लगा लो, उसके अंदर वो चला जाता है, ठीक है। अब खाना चला तो गया एसोफेगस के अंदर से पेट में, ठीक है। अब पेट में से वापस ऊपर क्यों नहीं आता, इसकी ये थ्योरीज कुछ आपकी बुक में लिखी हुई है कि जी क्यों नहीं आता। इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेन रोल है ना, बेसिकली आपके स्टमक का जो एंगल बनता है ना आपके एसोफेगस के साथ, उसका रोल है। और आपका जो उसने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6, एसोफेगो गैस्ट्रिक एंगल इज नॉट स्ट्रेट, और जो आपका डायफ्राम है ना उसका एक जोर जो उसके ऊपर आता है उसको लॉक करने के लिए एक वो उसका बेसिकली ये, बाकी नेगेटिव इंटरप्रेशन तो पॉजिटिव प्रेशर इतनी कोई बस याद करने में इसको कुछ नहीं। अगर हम आए उसके डिसऑर्डर्स के ऊपर, डिसऑर्डर्स ऑफ एसोफेगस। अच्छा, एसोफेजाइटिस आइटिस होता है किसी भी जगह की इन्फ्लेमेशन, तो एसोफेजाइटिस इज एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन। अब एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन क्यों होगी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, या आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जैसे कि बहुत ही गर्म पानी या बहुत ही गर्म चाय, या आपने कोई ऐसी चीज पी ली है कि जो लेट्स सपोज एसिड या एल्कलाई टाइप चीज होती है जो क्रोड कर देगी चीजों को, ठीक है। उसके अलावा आपके बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एसोफेजाइटिस हो सकता है, आपकी कैंडिडा या अदर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अंदर इतनी बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एसोफेजाइटिस किसी भी वजह से हो सकता है। वो ट्रॉमा हो सकता है, वो उसकी क्या नाम है इन्फेक्शन हो सकता है, वो उसके आपके ये एसिड बेस अल्कलाइज हो सकते हैं या एसिड हो सकते हैं। एनीथिंग कैन कॉज एसोफेजाइटिस। इसको मैं क्यों मैं कह रहा हूँ कि बस इतना याद रखना है कि आगे जाके ये बार बार आपके साइन सिम्टम्स में आएगा कि जी रेट्रोस्टर्नल बर्निंग और डिस्फेजिया जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, आगे तकरीबन एसोफेगस की हर चीज में आएंगे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल कॉज एसोफेजाइटिस। तो बस इसको इतना याद रखो कि तकरीबन हर चीज जो आप खा पी रहे हो उसकी वजह से एसोफेजाइटिस हो सकता है। अच्छा, तुम्हारा पहला एससीक्यू जो तुम्हें आएगा अगर एसोफेगस से आना हुआ तो ये है परफोरेशन ऑफ एसोफेगस, ये क्यों होती है और इसका करना क्या होता है। तो जब तुम्हें ये सवाल आएगा ना एज ईएनटी के उसके अंदर सवाल आएगा, मोस्ट लाइकली उसने जो तुम्हें सिनेरियो देना है उसने ये कहना है कि तुम्हारे पास एक पेशेंट आया था और उसकी फॉर सम रीजन और दी अदर तुमने एसोफेगोस्कोपी की। एसोफेगोस्कोपी इज एसोफेगस को देखना, ठीक है। आपने उसकी एसोफेगोस्कोपी की और एसोफेगोस्कोपी करने के बाद जब आप एसोफेगोस्कोपी कर चुके, जब पेशेंट वापस थिएटर से आया बेड के ऊपर आधा घंटा घंटे बाद, पेशेंट को शदीद दर्द, फीवर हाई ग्रेड और डिस्फेजिया और सर्जिकल एम्फाइसीमा। सर्जिकल एम्फाइसीमा पहले मुझे चैट में लिख के बताओ पता क्या होता है। तो सर्जिकल एम्फाइसीमा क्या होता है पता है, चैट में लिख के बताओ। सर्जरी के टाइम अगर एल्वेओलार डैमेज हो जाए, नहीं
सर्जिकल एम्फाइसीमा होता है यार, अगर तुम्हें मैं सादे लफ्जों में कहूँ कि स्किन के अंदर हवा इकट्ठी हो गई है। जनरली आपकी स्किन के अंदर हवा नहीं होती, देयर इज नो एयर इन योर स्किन, और उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट है उसके अंदर कहीं हवा नहीं है। अगर इसके अंदर स्किन में, आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, आपके फैट के उसके अंदर हवा इकट्ठी हो जाए तो उसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कहते हैं या सर्जिकल एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके पास मरीज आया, फॉरेन बॉडी इसोफेगस थी या कोई भी उसको आपने इसोफेगोस्कोपी की, इसोफेगोस्कोपी करके जब पेशेंट वापस चला गया वार्ड में तो उसको क्या हुआ, शदीद दर्द हुई, नंबर 1, नंबर 2 बहुत तेज बुखार, और नंबर 3 सर्जिकल एम्फाइसीमा। ठीक है। कि जहां पे सर्जिकल एम्फाइसीमा आफ्टर इसोफेगोस्कोपी आ गया, तुम्हारे जहन में फौरन से पहले परफोरेशन ऑफ इसोफेगस आना चाहिए, तुम्हारा डायग्नोसिस ये बन रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसोफेजियल जो परफोरेशन है वो सर्वाइकल और थोरैसिक दोनों होती हैं। सर्वाइकल जो सर्वाइकल इसोफेगस है C6 C7 वाला, थोरैसिक जो थोड़ा नीचे है T1 T2 और उसके आगे T तक है। ठीक है। कभी कभी ये तुम्हें एससीक्यू में क्या करते हैं, ये तुम्हें थोड़ा सा थोरैसिक की साइन सिम्टम दे देते हैं, थोड़ा सा सर्वाइकल का साइन सिम्टम दे देते हैं। ठीक है। तुमसे ये रिक्वायर्ड नहीं है कि तुम ये लिखो कि सर्वाइकल इसोफेजियल रप्चर है या थोरैसिक इसोफेजियल रप्चर है। ठीक है। तुमसे ये रिक्वायर्ड है कि तुम ये लिखो कि इसोफेजियल रप्चर है। इसीलिए कभी कभी ये दोनों के साइन सिम्टम मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसके अंदर तुम्हारे जो है thoracic esophageal rupture, उसके अंदर पेन है specifically referring into the interscapular region posteriorly। ठीक है। ऊपर जो cervical esophageal rupture था उसमें cervical surgical emphysema था in the neck, जबकि ये जो thoracic esophageal rupture है उसमें वो एक चीज तुम्हें बता रहा है कि air in mediastinum की वजह से साउंड आता है Hammond sign हार्ट के अंदर, pneumothorax, इतनी अजीब अजीब चीजें। तो ये क्या करते हैं, सिनेरियो में इसको मिक्स करते हैं सारा कुछ, ताकि तुम कंफ्यूज हो कि पता नहीं क्या है। तुमने कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, तुमने ना सर्वाइकल सोचना है ना तुमने थोरैसिक, तुमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, परफोरेशन ऑफ द एसोफेगस। इसके अंदर सर्जिकल एम्फीसीमा भले नेक में हो, भले वो हार्ट के ऊपर वो कह रहे हो कि जी हवा आ गई है, भले वो नीमोथोरैक्स, बस तुमने सर्जिकल एम्फीसीमा ऑफ द नेक याद कर लेना है, साथ पेन और हाई ग्रेड फीवर, इन तीन के ऊपर, और पोस्ट एसोफेगोस्कोपी तुमने परफोरेशन ऑफ एसोफेगस की डायग्नोसिस लिख देनी है। अब ये जब तुमने कर दिया कि इसकी डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद उसमें तुम्हें अगली बात पूछनी है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। ठीक है। अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तुमने एक ये लिखना है कि मैंने एक्सरे करवाना है नेक एंड चेस्ट का। ठीक है। और वो करवाना है हमने एपी इरेक्ट व्यू। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या कहना चाहिए, investigation you will do for the diagnosis perforation of esophagus। तो उसके अंदर ये एक्सरे नेक एंड चेस्ट एपी इरेक्ट व्यू तुमने उसको हमेशा क्लिक करना है। ठीक है। तो ये तुमने वहाँ पे डायग्नोसिस में लिखना है। वहाँ पे ना वो गैस सी बनी आ जाएगी जो सर्जिकल एम्फीसीमा है, नीमोथोरैक्स नजर आ जाएगा, इस तरह की तुम्हें चीजें नजर आ जाएंगी, पर उसको भी इतना ज़हन में डालने से तुमने वहाँ पे डायग्नोसिस लिख देनी है। अब एसोफेगस के अंदर रप्चर आ गया, इसका मतलब है मैं जो कुछ खाऊंगा पीऊंगा वो सारा कहाँ जाएगा, अब पेट में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो मीडियास्टाइनम में चला जाएगा, वो पता नहीं कहाँ इधर उधर चला जाएगा, बाहर वो पेट में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट के अंदर मैंने लिखना है कि पेशेंट को मैंने NPO करना है। व्हाट इज NPO? नील पर ओरल, उसका खाना पीना बंद कर देना है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले बड़ा ये लिखना है कि नंबर 1 मैंने पेशेंट को NPO कर देना है। अब पेशेंट का खाना पीना अगर बंद कर दिया तो उसको कुछ चाहिए तो है। ठीक है। तो चाहिए क्या है, उसको खुराक चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, IV। तो आपने फिर लिखना है IV फ्लूइड्स, IV न्यूट्रिशन, इस तरह की बात। ठीक है। फिर अब क्योंकि आप हो सकता है इनएविटेबली कोई ना कोई वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाए, तो उसकी कवर करने के लिए आपको क्या करना है, IV एंटीबायोटिक्स। तो ये 3-4 बातें तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि भाई ये मैंने काम करने हैं। अब अगर देखो रप्चर हो गया है तो करना क्या है,
जनरली सर्वाइकल एसोफेजियल जो रप्चर होता है उसको इसी 3-4 एनपीओ, आईवी फ्लूइड, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी स्टेरॉइड्स, ताकि वो ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो, इन चीजों के अंदर अंदर ही मैनेज हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि उसके अंदर आपके पस आ जाती है, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं। अगर पस आ गई है, सेपरेट हो गया है वहाँ पे, जो आपके ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन करना पड़ेगा तो इसका मतलब है मैंने इंसिजन एंड ड्रेनेज, जब भी कहीं पस पड़ जाए, जिसको हम एब्सेस कह लें या सेपरेशन कह लें, तो उसको मैंने क्या करना होता है, इंसिजन देके ड्रेन करना होता है, ताकि पस वहाँ से बाहर निकले, बॉडी हीलिंग का टाइम मिले बॉडी को, ठीक है। जबकि जो इसलिए मैंने कहा थोरेसिक एसोफेगस के अंदर आप विदिन 6 आवर्स जो है उसको सर्जिकली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको इतना दिमाग नहीं इसके ऊपर खपाना कि एसोफेजियल जो परफोरेशन है वो थोरेसिक है या सर्वाइकल है। तुम उसका जवाब क्या लिख सकते हो, ये सारी बातें करके कि अगर सेपरेशन हो गई है तो मैं उसको ड्रेन करूंगा, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये नीचे लिख दो कि परफोरेशन कैन बी सर्जिकली रिपेयर्ड विदिन 6 आवर्स। तो तुम्हारी दोनों बातें कवर हो गई। इसके अंदर मत खपइये में पढ़ना कि थोरेसिक एसोफेजियल रप्चर है कि सर्वाइकल है, क्योंकि वो सिनेरियो मिक्स देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस बातें सारी लिखाना, ताकि उनके पास जो की होती है वो टिक 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 करें कि भाई इसने सारी बातें लिखी हैं। अच्छा, ये अगला तुम्हारा सवाल आ सकता है, corrosive burns of esophagus। तो पहली बात ये कि दो चीजें हैं जो बर्न करेंगी, जिसका दो चीजें, जिसको हमने इसको दो में डिवाइड किया, बस वाली चीजों को जो बर्न करती हैं, एक है एसिड, एक है अल्कलाइन, ठीक है। बच्चे जनरली गलती से पीते हैं, बड़े गलती से भी पी सकते हैं, और फॉर सुसाइड कमिट करने के लिए भी पी सकते हैं। तो ये दोनों बातें होती हैं। अब इसके अंदर जो एक एमसीक्यू आएगा तुम्हें, वो ये आएगा कि भाई विच इज, किसकी इंजरी, एसिड या अल्कलाइन, किसकी इंजरी इज मोर वर्स फॉर एसोफेगस। तो उसमें तुमने जवाब देना है अल्कलाई। हमेशा अल्कलाई जो है उसकी इंजरी इज मोर वर्स देन एसिड, ठीक है। अगला वो तुमसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि इसमें अल्कलाई और एसिड में से जो नेक्रोसिस होती है वो कौन सी होती है। तो अल्कलाइज जो हैं दे हैव लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, और जो एसिड्स हैं वो जनरली कॉगुलेटिव नेक्रोसिस करते हैं। तो इसीलिए जो है ये दो तुमने 3 एमसीक्यू तकरीबन इसके आ सकते हैं, इनको याद रख लेना है। Which is worse, alkali? Alkali कौन सी नेक्रोसिस कराता है, लिक्विफैक्टिव, और एसिड कौन सी कराता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो ये 3 एमसीक्यू याद कर लिए इसके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जब किसी ने एसिड या अल्कलाई पी लिया, ठीक है, अब वहाँ पे नेक्रोसिस तो हो गई। जब नेक्रोसिस हो गई उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू आना शुरू होता है रिपेयर के लिए, ठीक है। नेक्रोटिक एरिया खत्म होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे रिपेयर शुरू करती है बॉडी, वहाँ पे ग्रैनुलेशन बनना शुरू हो जाती है, अल्सर ग्रैनुलेशन बनना शुरू हो जाती है। ग्रैनुलेशन बनते बनते वो उसको जब हील हो जाती है जगह, हील के अंदर आपको पता है ग्रैनुलेशन के अंदर फाइब्रोटिक टिश्यू भी होता है, फाइब्रोटिक टिश्यू भी होगा, ये वो सारा कुछ करके वहाँ पे जो उस एसोफेगस को एक, लेट्स सपोज मार्जिन था उसके पास, तो वो 1 सेंटीमीटर तक वाइडन हो सकता है कि बोलस गुजर जाए। अब वहाँ पे जो जगह जो हील हुई है ना, वो 1 सेंटीमीटर वाइडन नहीं हो सकती, वो कह लो कि 0.7 सेंटीमीटर वाइडन होगी। स्ट्रक्चर बन जाता है एक फजूल का, वहाँ पे डक्का सा लग जाता है। ये जो डक्का है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस पेशेंट को सारी उम्र अब तंग करेगा। तो जो पेशेंट आपके पास आता है एसिड या अल्कलाई की इंजेक्शन की हिस्ट्री के साथ, उसकी ट्रीटमेंट में जो आखिरी पॉइंट तुमने लिखना, आगे हम बता दूंगा तुम्हें फिर भी, लेकिन अभी याद कर लो, लाइफ लॉन्ग फॉलो अप, ये लाजमी लिखना है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। अभी तुमने इस पेशेंट का करना क्या है, ये छोड़ो कहानी, ये बात है सर। सबसे पहले ये मरीज तुम्हारे पास अब इमरजेंसी में आ गया, ठीक है, उसने कहा जी कि मैंने एसिड गलती से पी लिया है, तो व्हाट टू डू। नंबर 1, इसको एडमिट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। एसिड बेस जो इसने पिया है ना, इसकी वजह से जब वो एसिड बेस अब्सॉर्ब होगा तो ब्लड के जो एसिड बेस वो सारी चीज होती है उसको खराब करेगा। तो तुमने सबसे पहले लिखना है कि इसकी मैंने एसिड बेस जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है। इसकी वजह से, एसिड बेस इम्बैलेंस की वजह से इसको हो सकता है ये शॉक में चला जाए। अगर ये शॉक में चला गया तो जो
आपकी रीनल आर्टरी है उसकी परफ्यूजन कम हो गई, रीनल आउटपुट कम हो गया, रीनल फेलियर हो गया, तो उसके लिए आईवी फ्लूइड्स दिए, ट्रीटमेंट की, रीनल फेलियर की, ठीक है। इस पेशेंट को दर्द हो सकती है, हो, आपने उसको पेन किलर दे दिए, एसिड का एक हल्का सा फ्यूम या एक हल्का सा ड्रॉप अगर एयरवे में चला गया ना, तो उसने पूरे के पूरे एयरवे को इन्फ्लेम कर देना है। एयरवे को अगर उसने इन्फ्लेम कर दिया तो एयरवे की हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब मैंने एयरवे को सिक्योर करना है। एयरवे सिक्योर जब मैंने कैसे करना है, ट्रेकेओस्टमी के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर हम जनरली ईटीटी पास नहीं करते होते, इसमें ट्रेकेओस्टमी करनी है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रोसिव को 1 सेकंड के लिए जरा साइड पे कर दो, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। साथ क्योंकि इसको अभी हमने कहा नेक्रोसिस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के लिए मैंने आईवी एंटीबायोटिक्स का कवर दे दिया, ठीक है। अब ये जो इसमें पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8 है ना, पास नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोरोसिव बाय एंटीडोट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ बुक्स कहते हैं कि आप मत करो, ये एनजी ट्यूब पास मत करो और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज मत करो, ठीक है। कुछ बुक्स कहते हैं कि नहीं जी, एनजी ट्यूब पास करो और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करो। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि तुम लोग इसको याद करो कि मैंने एनजी ट्यूब पास करनी है, मैंने इसको न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि जब एससीक्यू में उसने की के साथ सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर आंसर की में ये पॉइंट लिखा हुआ कि एनजी2 पास करो और कोरोसिव को न्यूट्रलाइज करो और तुमने ना लिखा हो तो तुम्हें उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर की के अंदर नहीं लिखा हुआ और तुमने वहां पे आंसर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, किसी ने तुम्हारे नंबर काटने नहीं है, लिहाजा इसको लिख लेना अपने उसके अंदर, ठीक है। अब एसोफेगोस्कोपी हम इस पेशेंट की करते हैं ये देखने के लिए कि कितनी एक्सटेंट ऑफ बर्न है, हुआ क्या है अंदर एसोफेगस को असेस करना है मैंने उसको, ठीक है। अच्छा, इसकी एसोफेगोस्कोपी जब मैं करूंगा पेशेंट की, तो जहां पे मुझे जो भी रेजिस्टेंस आएगी, पहली रेजिस्टेंस, उसको मैंने जबरदस्ती धक्के मार के एसोफेगोस्कोप को आगे नहीं करना, मैंने वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि वहां पे कोई अल्सर या कोई स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया होगा। तो अगर मैं जोर जबरदस्ती करूंगा तो वहां पे जो पीछे हमने याद करो किया था कि एसोफेगोस्कोपी के अंदर क्या होता है, एसोफेजल रप्चर, मैं वो कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे जबरदस्ती इसके साथ करूंगा, ठीक है। स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कि जी इन्फ्लेमेशन मैंने रोकनी है और हर 2 से 4 हफ्ते बाद मैंने सीरियल एसोफेगोस्कोपी करनी है, ये देखने के लिए कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का क्या है। अब वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताई थी, अब इस पेशेंट के अंदर बेचारे में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो बन गया एज अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, कि भाई आपका वहाँ पे इन्फ्लेम हो गया था, नेक्रोसिस हो गया था, तो बॉडी ने इसको रिपेयर करके वहाँ पे जब स्ट्रक्चर बना दिया, अब खाना वहां से आगे उस बेचारे का नहीं गुजर पाता। नॉर्मल एसोफेगस लेट सपोज अगर कोई आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाइडन हो सकता था, तो ये उसको स्पेस नहीं देता वाइडन होने की, वहां पे आके खाना इस बेचारे का फंसता है। इसी इसके लिए हमें बार बार इस बेचारे की एसोफेजियल डायलेशन करनी पड़ती है। एसोफेजियल डायलेशन कैसे करते हैं, एक लफ्ज याद कर लो, POUGIE, पूजी। तो एसोफेजियल डायलेशन विद पूजी डायलेशन, ठीक है। इसके साथ मैंने इसको स्ट्रक्चर को वाइडन करना होता है। एक प्लास्टिक सा होता है, रबड़ सा, प्लास्टिक रबड़ होता है बेसिकली, सॉफ्ट सा, इन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग इन साइज। एक पेन जैसे होता है ना, छोटा पेन होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, ऐसे मोटापे में वो बड़ा होता जाता है पेन। तो हम सबसे छोटी पूंजी से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर को डायलेट करना, और फिर बड़े 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 कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रक्चर इतना डायलेट हो जाए कि खत्म नहीं होगा कभी, लेकिन हम डायलेट करके इतनी कोशिश करते हैं कि उसका खाना पीना जरा इजीली क्रॉस हो जाए, उसको मसला ये खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रक्चर का और मैं क्या कर सकता हूँ, अदर देन प्रोग्रेड डायलेशन होता है एसोफेगस के थ्रू उसको डायलेट करना, और रेट्रोग्रेड होता है कि मैं स्टमक के अंदर होल बनाता हूँ पहले और वहां से रेट्रोग्रेड वापस जा रहा हूँ ऊपर मुंह की तरफ, और प्रोग्रेड था कि मुंह से मैं स्टमक की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा है जी एसोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन में कर सकता हूँ, इस वजह की वजह से कोई रिएक्शन नहीं, उसी से कुछ नहीं होता था।
बूजी से सिर्फ ये हो सकता है कि वही बात आ जाती है कि एसोफेगोस्कोपी के थ्रू, क्योंकि मैं बूजी डायलेशन करूंगा ना, तो आपने बस ये याद रखना कि अगर उसने आपको एसोफेजल परफोरेशन का सवाल देना होगा, हो सकता है वो ये कह दे आपको कि आप एसोफेगोस्कोपी विद बूजी डायलेशन कर रहे थे, तो उसके बाद उसको रेट्रोस्टेनल पेन हो गई और रेट्रोस्कैपुलर पेन हो गई और उसको हाई ग्रेड फीवर, शॉक, ये सारा कुछ सर्जिकल एम्फोसिस हो गया। तो बूजी को उस एंगल से भी याद रखना कि मैं एसोफेगोस्कोपी के साथ बूजी डायलेशन करता हूँ, तो एसोफेगोस्कोपी की बाहर कॉम्प्लिकेशन एक है एसोफेजल परफोरेशन, तो उस एंगल से इसको याद रखना। अच्छा, एसोफेजल रिकंस्ट्रक्शन हम यूजुअली किताबों में लिखा हुआ है कि जी हम कोलन और जजिनम और ये तो वो लगाते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कोई इतना ये काम करता नहीं है, ज्यादातर डायलेशंस ही होती है, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्यों चल रहा है ये। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था, सी पार्ट, लेट सपोज नॉर्मल आपका एसोफेजियल लूमेन है, वैसे तो उसने पोस्ट स्ट्रक्चर वो जो है दिखाया हुआ कि उसने डायलेट किया हुआ, लेकिन मैं अज्यूम करवा रहा हूँ तुम्हें कि लेट सपोज जो सी पार्ट है वो नॉर्मल लूमेन है, तो ए पार्ट इज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब देखो खाना कितने आराम से सी पार्ट में से गुजर जाता है और ए पार्ट में वो बेचारा कैसे खाना गुजरेगा, तो ये पॉइंट है तुम्हें समझाने का। स्ट्रक्चर क्या, उस बेचारे को सारी उम्र मसला ही रहेगा स्ट्रक्चर का, क्योंकि बार बार तुम उसको डायलेट करोगे, बार बार थोड़ा बहुत नैरो हो जाएगा, बार बार डायलेट करोगे, बार ये चलता रहता है इन बेचारों के साथ मसला। तो इनको सीरियल फॉलोअप्स की इसलिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट के अंदर जो आखिरी लाइन तुमने लिखनी है वो ये लिखनी है कि सीरियल फॉलोअप इसका मैंने रखना है और बूजी डायलेशन या स्ट्रक्चर को मैंने नजर रखने के लिए। अच्छा जी, benign strictures of esophagus, ये दफा। अच्छा, हाइएटस हर्निया। हर्निया, हाइएटस हर्निया आपको पता है दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग होता है, एक पैरा एसोफेजियल होता है। इसके अंदर जो तुम्हें बात याद रखने वाली है वो ये कि जो स्लाइडिंग हर्निया होता है ना, हाइएटस हर्निया, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत शदीद गर्ड होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। जो पैरा एसोफेजियल हाइएटस हर्निया ना, उसके अंदर उसको गर्ड बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये इनकी दोनों की डिफरेंशिएटिंग फीचर है। इसका बेसिकली तुम्हें अगर आया भी तो एमसीक्यू आएगा, मुश्किल है कि एससीक्यू आए इसके ऊपर। और इन दोनों को एमसीक्यू में फर्क ऐसे तुम करोगे कि एक के अंदर शदीद रिफ्लक्स होता है, दूसरे में बिल्कुल रिफ्लक्स नहीं होता। और स्लाइडिंग जो आपका हाइएटस हर्निया होता है, उसके अंदर पेशेंट को एज सच कोई सांस लेने में इशू नहीं होता, जबकि पैरासोफेजियल जो हाइएटस हर्निया है उसके अंदर पेशेंट को शदीद किस्म का डिस्निया होता है खाना खाने के बाद। वो कहते हैं कि यार मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मेरा साह ही नहीं निकलता। तो इस तरह के ये दो इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर है, बस इनको इतना याद रख लेना। अच्छा जी, ऑब्वियसली इसको डायग्नोज अगर करना है तो बेरियम सोलो के थ्रू करोगे और इसको सर्जिकली आप रिड्यूस कर लोगे, बहरहाल इसको इतना जरूरत नहीं है सिर्फ खवाने की। अच्छा जी, अगला तुम्हारा एससीक्यू ये है जो तुम्हें आएगा, प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम, या इसका कभी कभी नाम फर्क कर देते हैं, खुदा के लिए दूसरा नाम भी इसका याद रखो, पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम इसको कहते हैं। तो कभी कभी वो पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम लिख देते हैं, तुम्हें आता सारा होता है, तुम्हें क्योंकि नाम नहीं पता होता तुम वहां पे एमसीक्यू गलत कराते। तो व्हाट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम? प्लमर विंसन सिंड्रोम, अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछे कोई वाइवे के अंदर कि बेटा प्लमर विंसन सिंड्रोम क्या होता है, तो तुमने कहना है सर इट इज द प्रेजेंस ऑफ esophageal web, iron deficiency, anemia and dysphagia in females above 40। ये एक लाइन तुम बोल दोगे ना तो वो कहेगा कि बस ठीक है, इसको सारा प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है वाइवे के अंदर। जो तुम्हारा एससीक्यू आएगा इसके ऊपर, ठीक है, उसके अंदर उसने पहली बात ये कि तुम्हें जो सिनेरियो बना के दिया होगा, अदर देन आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, डिस्फेजिया एंड फीमेल अबव 40 जो ऊपर हमने बात लिखी है, ठीक है, उसने एक्स्ट्रा क्या तुम्हें सिनेरियो में दिया होगा? एक उसने दिया होगा कि पेशेंट हैज एट्रोफिक ग्लोसाइटिस या खाली ग्लोसाइटिस, दोनों लफ्ज हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस या ग्लोसाइटिस। अगला उसने लिखा होगा एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये जो लिप का दोनों लिप्स जहाँ पे मिलती है वहां का जो एंगल होता है ना, वहां पे दाने दाने से भर जाते हैं, ठीक है। काइलोनाइकिया, स्पूनिंग ऑफ नेल्स, ये इसने इतनी ही बात लिखी होगी, इससे आगे उसने इतना कुछ नहीं लिखा होगा। अच्छा, ये जो आखिरी मैंने लाइन लिखी हुई है तुम्हारा एमसीक्यू है भाई,
कि प्लमर-विल्सन सिंड्रोम की वजह से पोस्ट प्रीक्वार्ड कार्सिनोमा ऑफ द हाइपोफैरिंक्स हो जाता है 10% ऑफ पेशेंट्स को, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू याद रखना है। ये एसोफेजियल वेब क्यों बनती है, ठीक है। ये बेसिकली जो सेकंड लास्ट लाइन है, एट्रोफी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, उसकी वजह से बनती है। और ये एट्रोफी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होती है, ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होती है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन की एट्रोफी, उसकी वजह से वेब फॉर्मेशन, ठीक है। वेब फॉर्मेशन की वजह से डिस्फेजिया। तो ये ऐसे लाइन है पूरी, इसको एक थॉट प्रोसेस है, जिसको याद रखो। और इन पेशेंट्स को 10% को क्या होगा, पोस्ट प्रीक्वार्ड कार्सिनोमा ऑफ द हाइपोफैरिंक्स। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू 2-3 है, 5A के लिए एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है और इसका करना क्या है। अच्छा चलो पहले ये तस्वीर देख लो। अगर किसी को ये ग्लोसाइटिस की तस्वीर देखो, यूजुअली हमारी जो जुबान होती है वो इट इज फर लाइक, उसके ऊपर कभी शीशे में जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि फर है, ठीक है ना, चीजें निकली हुई हैं, पेपले शैपले ये वो। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस के अंदर ये सारी चीजें फारिग हो जाती हैं, जुबान बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ठीक है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस मैंने कहा था, दोनों लिप्स जहाँ पे मिलते हैं बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे दाने दाने से बन जाते हैं, स्पूनिंग ऑफ नेल्स। और ये एक एक्सरे है जिसके ऊपर वेब फॉर्मेशन ऑफ एसोफेगस नजर आ रही है, ठीक है। अब इस पेशेंट का तुमने करना क्या है। अब देखो पेशेंट को है अनीमिया, अनीमिया मुझे कैसे पता चलेगा, सीबीसी से। सीबीसी पे मेरी एचबी अगर कम आएगी तो मैं कहूंगा जी पेशेंट को अनीमिया है। अच्छा, इसकी गेम खाली सीबीसी पे खत्म नहीं करनी है, ठीक है। इसके अंदर ये जो अगली दो बातें लिखी हैं बहुत बहुत जरूरी है, ये लाजमी लिखनी है। एक है सीरम फेरेटिन और दूसरा है टीआईबीसी। टीआईबीसी क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि ब्लड के अंदर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है। टोटल ठीक है, टीआईबीसी। शुगर के इस मरीज का मसला बेचारा ये है कि इसकी आयरन लेवल्स कम है, जिसकी वजह से इसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं हुआ है, ठीक है। अब आयरन लेवल्स क्योंकि इसके कम है, तो जब तुम ये पैनल कराओगे इसका सीबीसी, टीआईबीसी और सीरम फेरेटिन का, तो एचबी इसकी कम आएगी क्योंकि वो अनीमिया उसको इतना लंबा चला गया। इसका सीरम फेरेटिन लेवल कम आएगा, रिड्यूस्ड, लेकिन इसका टीआईबीसी रेज्ड आएगा। ये बात अपने जहन में रखो, ये एमसीक्यू कभी कभी इस तरह भी पूछते हैं। टीआईबीसी रेज्ड आएगा, सीरम फेरेटिन कम आएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर बेरियम स्वॉलो पे हमने कहा था कि वो वेब नजर आ जाएगी, वेब आपको एसोफेगोस्कोपी पे भी नजर आ जाएगी, ठीक है। असल मुद्दा तुम्हें बस ये याद रखना है कि टीआईबीसी और सीरम फेरेटिन दोनों याद रखना है। खाली तुम जैसे यदि क्या करना है इन्वेस्टिगेशन सीबीसी कर दो जी, इसके अंदर खाली सीबीसी पे नहीं रुकना है, इसमें ये दो लाजमी बोलनी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। क्या रिपीट करना है बेटा, क्या समझ नहीं आया। फेरेटिन मैंने ये कहा कि देखो क्योंकि ये आयरन की कमी है ना, तो आयरन ब्लड में क्या होता है, फेरेटिन के लेवल्स होते हैं ना, ठीक है। तो सीरम फेरेटिन तुम्हारा जो जिस बंदे का ये सॉरी प्लमर-विल्सन सिंड्रोम होगा, तो उसके अंदर सीरम फेरेटिन लेवल्स कम होंगे, उसके अंदर आयरन नहीं है इसलिए उसके फेरेटिन लेवल्स कम होंगे, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। वो जो प्रोटीन्स जिसको ये आयरन में बाइंड करना, आयरन है ही नहीं तो वो बेचारे प्रोटीन वेले घूम रहे हैं, वो मार रहे हैं कि कहीं से हमें आयरन मिल जाए ताकि हम उसको अटैच करें। तो वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी रेज्ड है, लेकिन उसके ब्लड में टोटल फेरेटिन जो है वो रिड्यूस्ड है। तो इसको ये बस याद रखना है, ये मैं कह रहा था, ठीक है। तो अब हमने कहा कि बेरियम स्वॉलो पे इसकी वेब आएगी, एसोफेगोस्कोपी पे भी वेब आ जाएगी। तो इस पर क्या ट्रीट क्या करना है। जब हमने कहा कि ये होता क्यों है, इसकी अंडरलाइन कॉज सारे मसले की आयरन है, तो सीधी बात है कि उसके आयरन को करेक्ट कर दो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो हम फॉलो अप करेंगे ना पेशेंट को, कभी कभी आपको एमसीक्यू ये आ जाता है कि आपने प्लमर-विल्सन सिंड्रोम का पेशेंट देखा, उसको आपने ठीक ठूक किया तो उसका एचबी जी अब 12 आ गया जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहीं बताया होगा कि अभी सीरम फेरेटिन लो है, यहाँ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपने क्या करना है इसका।
तो इसमें मैंने कहा था कि HP ठीक है कम होगा, लेकिन आपकी तवज्जो ज्यादा इसकी TIBC और सीरम फेरेटिन के ऊपर होनी चाहिए। अगर TIBC रेज्ड है और सीरम फेरेटिन कम है, यू विल कंटिन्यू विद ट्रीटमेंट, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, कुछ अथॉरिटीज कहती हैं कि इसके अंदर विटामिन B6 B12 की डेफिशिएंसी भी करेक्ट करनी चाहिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जनरली इसके अंदर आयरन से करेक्ट कर दो तो काम हो जाता है। और इसका आयरन अगर तुम करेक्ट कर दो, इसकी जो वेब बनी होती है वो भी तकरीबन ठीक हो जाती है पूरी डाइजेशन की वजह से, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, याद कर लो, एग्जाम में लिख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक और SCQ है जो आज के टॉपिक में से आ सकता है, ग्लोबस फ्रिंजेस। अच्छा, ग्लोबस फ्रिंजेस के बारे में बस ये याद रखो कि अगर MCQ आता है ना तुम्हें कि एक पेशेंट है कि जनरली आपको तब लगेगा कि मेरा कोई गले में चीज फंसी हुई, जब आप खाना खाओगे आप कहोगे यार मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, आगे गुजर नहीं रहा। ये ग्लोबस फ्रिंजेस वाले के अंदर ऑपोजिट होता है। खाना खाते हुए इसको कोई मसला नहीं होता, खाता रहता है, जो खाना खत्म हो जाता है फिर कहता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ है। फिर उसको कोई 2 नान दे दो, वो फिर 2 नान खा जाएगा। नान खत्म जो नहीं होंगे फिर कहेंगे कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है। तो ये थोड़ा ऑपोजिट होता है, इसके अंदर कोई फाइंडिंग नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है कि भाई मेरे उसको कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैंने कहा इसको बस थोड़ा सा याद रखना कि इन बिटवीन मील्स, दोनों खानों के दरमियान में अगर उसको ऐसा लगे मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है और खाना दोनों दफा जब वो खाए उसको बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो इट मींस उसको ग्लोबस फ्रिंजेस है। बस ये MCQ आएगा, कैसे क्यों नहीं। अच्छा जी, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, इसके अंदर काम की बात कार्डियक एक्लेजिया है, तो उसके ऊपर चलते हैं। 20 मिनट रह गए सिर्फ, जल्दी करो यार। ये डिफ्यूज एसोफेजियल स्पैज्म और ये देख लेना, ठीक है ना, इसको भी मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। मेरा मकसद है कि मैं कार्डियक एक्लेजिया करा दूं, क्योंकि अगला तुम्हारा SCQ अगर आया तो ये आएगा। सो कार्डियक एक्लेजिया क्या होता है? अब जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, ठीक है, वो बंद हो गया, वो टाइट हो गया, वो खाने को एसोफेगस से स्टमक में जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब जब वो खाने को एसोफेगस से स्टमक में जाने नहीं दे रहा, तो फिर खाना सारा एसोफेगस में पड़ा रहेगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखो कि इसका जो MCQ आता है ना कि भाई ये क्यों खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर तुमने ऑरबैक प्लेक्सस और क्या दूसरा था, मायंटेरिक प्लेक्सस होती हैं शायद, इसके ऊपर तुमने क्लिक कर देना है कि भाई इनकी डीजेनरेशन की वजह से ये होता है, तो बस ठीक हो जाएगा वहां पे काम। अब इस पेशेंट को इशू क्या होगा? जनरली आप अगर डिस्फेजिया की बात करो, डिस्फेजिया होता है कि जी मेरे से खाया पिया नहीं जा रहा, ठीक है जी, मुझे खाना पीना फंस रहा है। तो होना ये चाहिए कि मुझे रोटी फंसे लेकिन मैं पानी पी सकूं, ठीक है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर दिखाया था पीछे जब हम बात कर रहे थे कोरोसिव्स की, तो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, तो वो स्ट्रक्चर में इतनी जगह तो थी कि पानी गुजर जाए, रोटी फंस सकती थी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है डिस्फेजिया को, डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स होता है, फिर सेमी सॉलिड होता है, और बिल्कुल एंड में डिस्फेजिया फॉर लिक्विड होता है। इस डिजीज के अंदर ये चीज उलट है, ठीक है। इस डिजीज के अंदर पेशेंट ये कहता है कि मुझे लिक्विड से डिस्फेजिया है, सॉलिड उसके बिल्कुल ठीक खा पी रहा है वो, ठीक है। इसमें वो कहते हैं मुझे लिक्विड से डिस्फेजिया हो रहा है, तो ये थोड़ा ऑपोजिट होता है। इसके अंदर ये बस याद रखना है, अगर सॉलिड टू लिक्विड प्रोग्रेशन है कि पहले सॉलिड उसका डिस्फेजिया हुआ, फिर सेमी सॉलिड हुआ और फिर एंड में लिक्विड हुआ, तो उसको कोई लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। लूमेन के अंदर क्या हो सकता है? कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, इट कैन बी अ थाउजेंड थिंग्स। लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है ना, कि पहले लिक्विड को डिस्फेज हुआ, फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड, तो इसकी वजह इज न्यूरल, नर्व इंजरी हुई है। और नर्व इंजरी के अंदर हमारे पास टॉप पे ये कार्डियक एक्लेजिया होता है कि इसकी ऑरबैक प्लेक्सस जो है उसकी डीजेनरेशन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखो कि ये उल्टा चलता है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आता है। तो अब ये पेशेंट का खाना स्टमक में जा नहीं रहा, सारा खाना इसका एसोफेगस में पड़ा हुआ है। तो अब इस पेशेंट को क्या होता है? दिन को इसको कुछ होना हो, रात को बेचारा जब ये मरीज लेटेगा ना, तो सारा खाना ऊपर मुंह में आ जाएगा इसके। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा
जैसे आपने लैरिंक्स में पढ़ा था कि लैरिंक्स में रिफ्लक्स भी होता है ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, थोड़ा सा कंटेंट गैस्ट्रिक कंटेंट रात को इसका लैरिंक्स में चला जाएगा, उसकी वजह से बेचारे को खांसी, ठीक है, लैरिंजाइटिस, ये मसले शुरू हो जाएंगे, उसका सारा खाना मुंह में आ रहा है, इस तरह के इसके इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मैंने करना क्या है, पहली बात इन्वेस्टिगेशन, और फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। करना क्या है, करना ये है कि इसका भी हमने कराना है बेरियम स्वॉलो। बेरियम स्वॉलो वैसे हम तीसरी चौथी दफा बात करें, पहले मुझे ये पूछना, मुझे पता है बेरियम स्वॉलो होता क्या है काको? चलो ठीक, गुड। अच्छा, हमने इसका जब बेरियम स्वॉलो करवाना है तो उसके ऊपर क्या आना है, हमने कहा था कि खाना सारा पेट में जा नहीं रहा, कहाँ पड़ा हुआ है, एसोफेगस में, तो एसोफेगस फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, इतना डायलेट हो जाएगा कि उसको हमने एक नया नाम दे दिया, मेगा एसोफेगस, ठीक है। और जो उसका लोअर एंड होता है वो बिल्कुल नैरो होगा क्योंकि वहां से खाना आगे जा नहीं रहा, तो इसको हम रैट टेल अपीयरेंस या बर्ड बीक अपीयरेंस कहते हैं, दोनों बातें ठीक है, एक ही बात है दोनों। अच्छा, इसकी अगर मैनोमेट्रिक स्टडीज, प्रेशर स्टडीज इसको हम कहते हैं, तो जब लोअर एंड ऑफ एसोफेगस है वहां पे हाई प्रेशर होगा, ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और अगर मैं इसकी एंडोस्कोपी करूंगा तो वो क्यों करूंगा, सिर्फ इसलिए करूंगा ये देखने के लिए कि हमने कहा कि स्ट्रक्चर जो है वो कभी कभी कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है, वो मैंने देखना है कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, यही मसला है ना जो मैं सोच रहा हूँ कि आर्टिकुलेसिया, हाँ जी यही है, चलो जी अब मैं इसके ट्रीटमेंट पे जा सकता हूँ। ट्रीटमेंट क्या करनी है इसकी, ट्रीटमेंट मेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, या तो मैं इसका हेलर सर्जरी करूं या मैं इसकी निमोटेक डायलेशन करूं। हेलर सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, इसे आगे शायद मेरे पास तस्वीर रखी हुई थी, हाँ ये रही, ठीक है। हेलर सर्जरी में, अच्छा ऊपर मैंने वो भी है तुम्हारा बर्ड बीक अपीयरेंस और रैट अपीयरेंस, ठीक है। ये राइट साइड पे नीचे जो है, ये जो एसोफेगस है ना, इसकी जो आउटर लेयर है मसल्स की, उसको हम इंसिजन देते हैं और वहां से ये थोड़ा जो उसकी टाइटनेस हुई होती है वो रिलीज हो जाती है, खाना फिर स्टमक में चला जाता है, बस इतना थोड़ा सा हमने काम करना होता है। दूसरा जो हमने कहा था निमोटिक डायलेशन, निमोटिक डायलेशन में हम क्या करते हैं, हवा जो होती है ना, बलून हवा का होता है, उसके थ्रू हम इसको डायलेट करते हैं और ताकि जो उसका रास्ता बन जाए फॉर स्टमक, ताकि खाना पीना सारा उसका क्रॉस हो जाए, ठीक हो गया ये। गर्ड, आई थिंक यू ऑलरेडी नो गर्ड क्या होता है, इसके ऊपर ज्यादा जरूर बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ भाई कि वापस आ जाएं हमारे डिजीजेस के ऊपर, कि परफोरेशन ऑफ एसोफेगस के ऊपर कोई इशू, कोई मसला परफोरेशन ऑफ एसोफेगस में, कोई बात समझ ना आई हो। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक था corrosive burns, acid base, इसका कोई मसला? ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, प्लमर विंसन का कोई इशू? प्लमर विंसन भी क्लियर हो गया हमारा। कार्डियक एक्लेसिया का कोई मसला? टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस एंड corrosive, यार मैंने कहा था कि दो होते हैं, एल्कलीज जो है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करेंगे और एसिड्स जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस करेंगे, तुम्हारा एमसीक्यू आएगा। और बेटा कोई बात, कोई सवाल? एक्लेसिया में सॉलिड के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, इजी सॉलो। यार इनिशियली मैंने कहा कि शुरू ये लिक्विड से होता है, इवेंचुअली इसके अंदर भी सॉलिड का डिस्प्लेसिया हो जाता है, इवेंचुअली होता है, शुरू में नहीं होता। शुरू में जैसे कार्सिनोमा या इस तरह की कोई चीज होगी ना, तो वो शुरू सॉलिड से होती है, इवेंचुअली लिक्विड को वो भी बंद कर देती है। इसमें ये भी
इसमें बस मैंने कहा कि इसको याद रखो, ये उलट होता है, शुरू लिक्विड से होता है, इवेंचुअली सॉलिड्स बंद कर सकता है। इसकी एक बात याद रखो, अगर तुम्हें ये सॉलिड लिक्विड का ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको जरा एक सेकंड के लिए साइड पे करो। हमारे एसोफेगस के अंदर तुम्हारे पास कोई इतना सवाल नहीं आएगा जिसके अंदर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एट नाइट हो। एक ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम में होता है और एक इसमें होता है। ये ज़ेंकर्स तुमने पढ़ा होगा पहले, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। और दूसरी, ये दो डिजीज हैं जिसमें रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एट नाइट है, ठीक है ना। तो इन दोनों को देखो ना, अब ज़ेंकर में 2-4 बाइट्स खा के ही वो एकदम से कहेगा कि जी मेरा भर गया पेट, अब मैंने कुछ नहीं खाना। इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि इसको फर्क तुम जो कर पाओगे ना, वो कहेगा कि मैं खाना खा लेता हूँ, पानी पीते हुए मुझे मुसीबत होती है। जो सेंकर है वो कहेगा कि जी मैं 4 लुकमे लेता हूँ और उसके बाद मेरा वो हो जाता है, क्या नाम है, डिस्फेजिया हो जाता है। तो इसको तुम्हें जो कंफ्यूजन होगी ना कार्डियक एकिलेसिया की उसकी, वो सिनेरियो में हो सकता है सेंकर के साथ तुम इसको कंफ्यूज कर पाओ। इसके अलावा मुश्किल है कि तुम इसको कंफ्यूज करो किसी और मसले के साथ। अच्छा, और कोई बात भाई? और कोई सवाल? नहीं, ओके। ये जो 4-5 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए ना, इसमें अगर मैं तुम्हें कहूँगा मोस्ट लाइकली कौन सा आएगा, तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल प्लमर-विंसन सिंड्रोम और आपका जो कोरोसिव इंटेक है उसके ऊपर बात आ जाती है। तो उसको बस जरा देख लेना। बाकी अल्लाह खैर करे, इतना तंग कोई नहीं करेगा कि बाकी और कुछ पूछे। तो इन 2-3 को तो जरा ज्यादा जोर डालना, ठीक है भाई, मेरी तरफ से।